हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो आज की क्लास में क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 8 बल और दाब हम पढ़ा रहे थे। इसका आधा चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि चैप्टर ज्यादा लेंथी था और इसलिए इसलिए हमने आधा ही चैप्टर पढ़ाया था। और इसका बाकी जो बचा हुआ पार्ट है हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा दिया था हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बल और दाब। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ जो है वो हमने पढ़ा दिया था। कहाँ तक पढ़ा दिया था? पेज नंबर 101 तक हमने पढ़ा दिया था। और अच्छा, पेज जो है हमारा 101, यहाँ पे हमने पढ़ा दिया था। हमको पढ़ाना कहाँ से थे? जो हमारा हेडिंग थी 8.7 वाली, असंपर्क बल, ये हमें पढ़ाना था। संपर्क बल हमने देखा था, जहाँ पे हमने दो चीज पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था संपर्क बल में पेशी बल पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था घर्षण। ठीक है, अब हम देखेंगे असंपर्क बल आखिर होता क्या है। ठीक है, संपर्क बल एक बार आपको बता देते हैं। संपर्क बल आखिर होता क्या है? तो संपर्क बल हमारा वो बल होता है जहां पे जब दो चीजें संपर्क में होती हैं, ठीक है, और उनके बीच में जब कोई बल लगता है, संपर्क में होने पर जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। और असंपर्क बल क्या होता है? तो असंपर्क बल का मतलब सीधे सीधे नाम से ही हमें पता चल रहा है, जिनके बीच में संपर्क नहीं है लेकिन फिर भी कोई बल लग रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? असंपर्क बल हो जाएगा। यहाँ पे जो पहला असंपर्क बल में हमारा दिया गया है वो दिया गया है चुंबकीय बल। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हमको एक क्रियाकलाप दिया गया है जो कि है 8.6। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है क्षण चुंबकों का एक युग्म लीजिए। क्षण चुंबक का मतलब है भाई चुंबक लेना है। ठीक है, चित्र 8.10 में दर्शाए हुए अनुसार चुंबक को तीन गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों पर रखिए। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है, तब क्या होता है। इस तरीके से एक क्रियाकलाप दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे ये जो हमारे पास दी गई है ये क्या है? क्षण चुंबक है। इसी को ही क्या कहते हैं? क्षण चुंबक कहते हैं। एक और हमारा एन पोल होता है, दूसरी और हमारा एस पोल होता है। मान लीजिए ये रेड वाला जो है वो हमारा नॉर्थ पोल है और एस वाला जो है साउथ पोल है। हमने क्या बोला? रेड वाला हमारा नॉर्थ पोल है और ब्लू वाला जो है वो हमारा क्या है? साउथ पोल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने ये जो हमारा एक क्षण चुंबक है इसको पेंसिलों के ऊपर इस तरीके से रख दिया है और दूसरे को हाथ से पकड़ा है। ये हमारा रखा हुआ है और ये हमारे हाथ में है चुंबक। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने काफी कुछ आपको समझाया था। तो हमें आपको क्या बता रहे थे? हम आपको यहाँ पे बता रहे थे कि ये वाला जो चुंबक है इसको हम हाथ में पकड़े हुए हैं। ये हमारा समझ लो कहीं पे रखा हुआ है, टेबल वगैरह कहीं पे भी रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हमको पता है कि ये वाला पोल हमारा कौन सा है? नॉर्थ पोल वाला है। ठीक है, नॉर्थ, ठीक है, डायरेक्शन वाला है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको साउथ पोल के पास में ले जाएंगे। मतलब नॉर्थ को हम साउथ के पास, साउथ पोल के दूसरी वाली जो क्षण चुंबक है, ठीक है, उसके साउथ को रखी वाली चुंबक के नॉर्थ के पास ले जाएंगे। तब क्या होगा? ये क्षण चुंबक जो है वो हमारी चलने लगेगी। मतलब इसके पास जाने का प्रयास करेगी तो ये हमको चलती हुई प्रतीत नजर आएगी। ठीक है, ये कह रहे थे कि जब हम इसके आसमान पोल्स को पास में रखते हैं तब क्या होता है भाई? जब हम इसके आसमान, आसमान का मतलब होता है अलग अलग पोल्स को पास में रखते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती है। आकर्षित करने के चक्कर में ये पेंसिलें जो है वो हमारी घूमेंगी, क्योंकि ये चुंबक भी चल रहा होगा। चुंबक के चलने की वजह से ये पेंसिल जो है वो हमारी घूमती हुई नजर आएंगी। ऐसे लगेगा कि ये चुंबक जो है वो हमारी चल रही है, लेकिन चलती हुई तब प्रतीत होगी जब धीरे धीरे आप अपने हाथ को पीछे घुमाएंगे या कह चुंबक को धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे और ये इसका पीछा करते करते इसके पीछे ही आएगी। इस वजह से ये चलती हुई प्रतीत होगी। अब यहाँ पे हम दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या कहा है कि जैसे कि ये हमारा नॉर्थ पोल था, ये हमारा साउथ पोल था। ऐसे ही ब्लू वाला साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल। ये कह रहे थे जो साउथ पोल है, मतलब सेम पोल को हम जब पास पास में ले जाते हैं तब क्या होता है भाई? से हमको पता है जब चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ मतलब अलग अलग पोल्स जो होते हैं एक
एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे के चिपकने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही अगर हम एन एन को साथ में ले ले, या एस एस को साथ में ले ले तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से भागते हैं, जिनको कहते हैं रिपल करते हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पे सेम पोल को पास में ले लिया है, तो क्या करेंगे, हम इधर ही बढ़ेंगे, चुंबक के जितना पास में बढ़ेंगे दूसरे वाले चुंबक के, तो ये उतना ही क्या करेगी, दूर भागेगी। दूर भागेगी तो इस बार हमारी पेंसिलों की चलने की डायरेक्शन किधर होगी, इधर साइड में होगी। तो ऐसा लगेगा कि भाई हम इसका पीछा कर रहे हैं और ये हमसे भाग रहा है। और यहाँ पे क्या होगा कि हम भाग रहे हैं और ये हमारा पीछा कर रहा है। ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे ये कुछ हमारे निष्कर्ष निकलते हैं। ये बहुत अच्छा गेम आपके लिए हो सकता है, अगर आप चाहे ये इस तरीके के चुंबक वगैरह ले लो और उसके साथ खेलो, आपको काफी मजा आने वाला है। ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, ये कह रहे क्या बैलूनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है। तो बिल्कुल सही बात है। चाहे हम प्रतिकर्षित करें, मतलब कि चाहे हम सेम पोल्स को पास में रखें, चाहे अलग अलग पोल्स को पास में रखें, वो गति तो चुंबक जो है वो चुंबक जो जिनके ऊपर रखे हुए हैं, जिन बेलूनों पर या कह लो पेंसिल पर रखे हैं, तो वो गति करने लगते हैं, क्योंकि या तो प्रतिकर्षित करेगा तो पीछे की तरफ भागेगा, आकर्षित करेगा तो आगे की तरफ भागेगा, मतलब उनमें गति तो हो ही रही है। यहाँ पे लिखा है क्या, यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है। तो सदैव जो है, सदैव तो मतलब कि समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है। तो सदैव ऐसा तो नहीं होता है, समीप आने वाले चुंबक की दिशा में तो नहीं गति कर रहा है। भाई देखो, ये क्या करे, सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में। तो यहाँ पे ये समीप आ रहा था, ठीक है, ये वाला चुंबक जो है इसके समीप आ रहा था, लेकिन इसकी गति जो थी इधर साइड में थी। जब इस चुंबक को हम इधर ले आ रहे हैं, तो इस वाले चुंबक की गति किधर हुई, इधर हुई, तभी तो ये आपस में चिपकेंगे। तो यहाँ पे इनकी गति जो है वो अलग अलग हुई। यहाँ पे हम क्या करें, इधर जा रहे हैं, जब हम सेम पोल्स को पास में रखते हैं, तो जैसे कि हम चुंबक को इधर ले जा रहे हैं, तो इसकी गति भी इधर हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जिधर हम गति कर रहे हैं उसकी विपरीत विपरीत दिशा में गति हो रही है। और इधर जब हम सेम पोल्स को पास में रखते हैं, तो सेम डायरेक्शन में हमारी गति हो रही है। तो ये कह रहा है कि सदैव ऐसा होता है कि सेम मतलब चुंबक की दिशा में ही गति करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ये कह रहे हैं ये प्रेक्षण क्या सुझाते हैं, क्या है इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चुंबकों के बीच में एक चुंबकीय बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल कार्य कर रहा है, चुंबकीय बल कार्य कर रहा है। यहाँ पे लिखा है कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, भाई समान ध्रुव की बात मतलब सेम पोल, चाहे एन एन साथ में रख लो, चाहे एस एस साथ में रख लो, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। तथा असमान ध्रुव का मतलब है कि एन और एस, या कह लो एस और एन, असमान ध्रुव जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यहाँ पे लिखा है दो वस्तुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। तो भाई यहाँ पे हमने कल क्या पढ़ा था, जो बल होता है वो पुश या पुल होता है, अभिकर्षित या हमारा होता है अपकर्षण या अभिकर्षण, ये होता है। तो यहाँ अभिकर्षण और अपकर्षण का मतलब भी खींचना या धक्का देना होता था। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, हम खींच रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, हम धक्का दे रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो इसमें भी हमारा क्या समझ लीजिए, पुश पुल का काम है, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं, इसमें भी एक बल है। क्या चिंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, संपर्क में तो लाना पड़ेगा भाई। अगर हम प्रतिकर्षित करें तो भी संपर्क में लाना पड़ेगा, या आकर्षित करें तो भी संपर्क में लाना पड़ेगा। ठीक है, आकर्षित कर रहे होंगे तो भी यहाँ पे बल लगेगा, प्रतिकर्षित कर रहे होंगे तो भी एक बल लगेगा। ठीक है, एक चुंबक को दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, प्रतिकर्षण में यही होता है, वे एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, उनपे एक बल लग रहा है। चुंबक द्वारा लगाए गए बल जो होते हैं असंपर्क बल का एक उदाहरण, मतलब चुंबक द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो कैसा है, असंपर्क बल का उदाहरण है। ये दोनों चुंबक क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन इनके बीच में
क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है। एक तो हमारा प्रतिकर्षित हो रहा है, एक आकर्षित हो रहा है, हालांकि ये एक दूसरे से अलग थे, फिर भी इनके बीच में एक बल लग रहा था। तो ये अलग अलग चीजें होने के बाद भी इनके बीच में जो बल लग रहा है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, असंपर्क बल। ये एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है इनके बीच में, एक बल कार्य कर रहा है जिसको असंपर्क बल कहते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी कैसा होता है, असंपर्क बल होता है। हम जानते ही चुंबक जो होता है किसमें चिपकता है, चुंबक चुंबक के अलावा लोहे में भी चिपकता है। किसमें चिपकता है, लोहे में भी चिपकता है। मतलब चुंबक और लोहे के बीच में भी जो बल कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, तो यहाँ पे भी एक क्रियाकलाप हमको दे दिया है। ये क्रियाकलाप दे देते हैं तो उस चीज से, उस हेडिंग के बारे में समझना जो हमको पढ़ाई जा रही है उसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए। ठीक है। इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए। मतलब स्ट्रॉ लेना है, इसको 2 बराबर भागों में काट लेना है, धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाना है। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ना है और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़ना है। तो इसका स्वतंत्र सिरा है, मतलब एक हिस्सा तो आपने पकड़ लिया है और दूसरा जो हिस्सा है उसको कागज की शीट से रगड़ना है। स्ट्रॉ के जो रगड़े हुए सिरे को लटके ही स्ट्रॉ के समीप लाना है। मतलब जो आपने रगड़ा हुआ है सिरा, उसको और एक स्ट्रॉ जो लटकी हुई थी उसके पास में लाना है। सुनिश्चित करना है कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श न करें। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो दोनों टुकड़े हैं स्ट्रॉ के, वो एक दूसरे को संपर्क में ना हो। आप क्या देखते हैं, अब लटके हैं स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से रगड़िए। अब हमारी एक स्ट्रॉ जो लटकी हुई थी उसका जो स्वतंत्र सिरा है, मतलब दूसरा वाला जो हिस्सा है, उसको हमें क्या करना है, कागज से रगड़ना है। फिर दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को, जिसे हमने पहले ही शीट से रगड़ दिया था, लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के समीप लाना है। पहले हमने क्या किया था, पहले हम समीप ले आए थे तब जब स्ट्रॉ जो पहले जो हमने लटका दी थी धागे से, ठीक है, और ये वाली जो हमारी दूसरी स्ट्रॉ थी उसके हम समीप में ले आ रहे थे, तब हमको क्या हुआ, मतलब तब इन दो स्ट्रॉ के बीच में क्या हो रहा था, फिर हमने दोनों ही स्ट्रॉ को रगड़ लिया है, फिर हम इन दोनों को पास में ले आ रहे हैं। अब इनके बीच में क्या हो रहा है, यही ये हमसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। तो यही चीज को हम अब डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं। ठीक है। डायग्राम हमारा कहाँ पे दिया गया है, तो ये दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये डायग्राम जो है वो हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉ, हमने एक स्ट्रॉ थी जिसको दो हिस्सों में बांटा था, ये हमारा पहला हिस्सा है, ये हमारा दूसरा हिस्सा है। इसको आधा आधा कट कर लिया। ये जो जिसको हम हाथ से पकड़े हुए हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको कागज की शीट से रगड़ा था। फिर सबसे पहले हम जब इसको कागज की शीट से रगड़ा था, फिर जब हम इसके पास में ले आ रहे थे तो क्या हो रही थी, ये वाली स्ट्रॉ जो थी, ये वाली पहले नंबर वाली स्ट्रॉ है, ये दूसरे नंबर वाली स्ट्रॉ की तरफ क्या कर रही थी, आकर्षित हो रही थी। क्या हो रही थी, आकर्षित हो रही थी। पर इस वाली जब हमने दूसरी बार में इस वाली जो पहले नंबर वाली स्ट्रॉ है, इसको भी कागज की शीट से रगड़ दिया, फिर हमने दोनों ही स्ट्रॉ को पास में लाए, लेकिन टच नहीं कराया, पास नहीं लाए थे। तो ये दोनों स्ट्रॉ जो है वो एक दूसरे से दूर भाग रही थी। जैसे चुंबक नहीं एक दूसरे से दूर भागते हैं, ऐसे ही ये दोनों स्ट्रॉ जो है वो एक दूसरे से दूर भाग रही थी, मतलब प्रतिकर्षित कर रही थी। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करता है। लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रॉ भी हमने कागज की शीट से रगड़ा जाए तो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं। समझ गए। तो इनमें भी चुंबक वाला इफेक्ट जो हो जाता है वो पैदा हो जाता है, जो चुंबकों में इफेक्ट होता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने इसको कागज की शीट से रगड़ के इसको चार्ज कर दिया। ठीक है, इसमें आवेश पैदा कर दिया इस वजह से। ठीक है, तो इसमें भी हम इसके बीच में कोई भी संपर्क नहीं पैदा कर रहे हैं, मतलब हम इनको टच नहीं करा रहे थे। बिना टच कराए ही इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा था उसको ही हमने क्या बोला है, असंपर्क बल बोला है। आप यहाँ पे चलते हैं, उन्होंने बोला है कागज की शीट से रगड़े जाने पर स्ट्रॉ जो है हमारी वो स्थिर वैद्युत
आवेश उपार्जित कर लेता है। मतलब ये इनकी बहुत कठिन लैंग्वेज लिखी हुई है, आप सीधे सीधे समझो। जब हम सीट को रगड़ते हैं तो क्या होता है, जो स्ट्रो होती है उसमें हमारा स्थिर वैद्युत आवेश मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जमा हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ऐसा स्ट्रो आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। तो इस तरीके के स्ट्रो को हम क्या कहते हैं, चार्ज वस्तु कहते हैं। मतलब ऐसी वस्तु जो चार्ज हो गई है उसका एक उदाहरण हो गई है। ठीक है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु को आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है वो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। मतलब जब कोई एक आवेशित वस्तु होती है, ठीक है, एक आवेशित आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु, मतलब एक हमारे पास आवेशित वस्तु है और दूसरी या तो आवेशित है या तो आवेशित नहीं है, उस पर जब हम कोई बल लगाते हैं तो उस बल को, ठीक है, हम क्या मतलब वस्तु जो बल लगाती है एक दूसरे पे, तो वहां पे जो बल होता है वो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है। क्या कहते हैं उसको, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी ये बल कार्य करता है। मतलब ये एक दूसरे से टच नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी ये बल कार्य कर रहा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल। और स्थिर वैद्युत बल क्यों है इसको बोल रहे हैं, तो स्थिर वैद्युत बल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो स्टोर हो गया, आवेश जो है वो स्टोर हो गया है, इसलिए इसको स्थिर वैद्युत बल बोला जा रहा है। अभी कह रहे अध्याय 12 जब आएगा तो उसमें विद्युत आवेश के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। अभी आप बस इतना ही समझ लो, विद्युत आवेश कुछ होता है, ठीक है, ये कुछ चार्ज जो है वो होता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल से हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, भाई इसको देख लो। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो ये कहाँ गिरेगा, धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां कहाँ गिरती हैं, फल कहाँ गिरते हैं, भाई धरती पे ही गिरते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, भाई अगर कोई चीज हमारे हाथ से छूट गई तो वो आसमान में उड़ जानी चाहिए, कोई जरूरी है धरती पे आ रही है। लेकिन होता क्या है, वो हमेशा धरती पे ही आती है, उड़ के ऊपर कभी नहीं जाती है। अगर बाई चांस उड़ भी जाती है तो बाई वो आती नीचे ही है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था है। मतलब आपने सिक्का को हाथ में पकड़ा है, मतलब वो रुका हुआ है। तो वो कौन सी अवस्था में है, विराम। जब कोई चीज रुकी हुई होती है, चल नहीं रही होती, उस पर कोई गति नहीं होती, उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था में कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम अवस्था में कहते हैं। जैसे ही इसको छोड़ दिया जाता है तो ये नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मतलब छोड़ेंगे तो भाई नीचे ही गिरेगा। इससे स्पष्ट होता है कि सिक्के में क्या गति आ गई है, सिक्के में आ गई है गति, या कह लो गति की अवस्था में ये हो गया है। ठीक है, या कह लो वो विरामावस्था से गति की अवस्था में इसमें परिवर्तन हो गया है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है, तो भाई ऐसा बिना बल लगे ऐसा हो सकता है तो नहीं। तो बिना बल लगे तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता, कोई भी चीज इधर से इधर हो ही नहीं सकती। तो इस पे बल तो लगाए, हालांकि आपके हाथ से छूट गया, आपने इस पे कोई बल नहीं लगाया, आपके हिसाब से आपने सिक्के पे कोई बल नहीं लगाया, पर ये विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तित तो हुआ है, और परिवर्तित तभी होगा जब कोई ना कोई बल लगेगा। अब ये कह रहे हैं कि ये बल कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बल लग रहा है उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारी जो धरती मैया है, ये इनमें क्या होता है, एक बल होता है। वो कौन सा बल होता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, वो कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसी बल के कारण ही हमारी पृथ्वी जो है कुछ भी गिरता है, हम जो चल पाते हैं, हम, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। हालांकि आप कहोगे कि भाई सिक्का तो गलती से छूट गया, हमने तो इसके ऊपर कोई बल नहीं लगाया, ना सिक्के में कोई बल था, लेकिन आपको नहीं पता भी छूटने के बाद धरती उसकी तरफ एक बल लगा रही थी जिसकी वजह से वो गतिमान हुई है। तो वो बल जो था वो कौन सा था, गुरुत्व बल, या इसको हम केवल गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल बोलो या गुरुत्व बल बोलो या गुरुत्व बोलो, ठीक है, यह एक आकर्षण बल होता है। मतलब ये कौन सा बल होता है, ये आकर्षण बल होता है। तो ये भी असंपर्क बल होता है। भाई सिक्का तो आपके हाथ में था, धरती तो नीचे थी,
क्या सिक्के और धरती के बीच में कोई संपर्क है? तो आप कहोगे कि नहीं, कोई संपर्क नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो बल लग रहा है, गुरुत्व बल, इनके बीच में जो बल लग रहा है, गुरुत्व बल जो लग रहा है, वो कैसा बल है? वो एक असंपर्क बल है। तो असंपर्क बल हमने कितने पढ़े हैं? दो टाइप के हमने असंपर्क बल पढ़े। एक तो हमने पढ़ा था कौन सा, याद है? एक, अच्छा, हमने तीन तरीके के गुरुत्व बल पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है चुंबकीय बल, ये हमारा पहला असंपर्क बल था, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था स्थिर स्थिर वैद्युत बल, ये हमारा दूसरा बल था, ठीक है। ये दूसरा बल कैसा था? असंपर्क बल वाला। और जो हम तीसरा पढ़ रहे हैं, ये है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। तीन तरीके के बल आपके में दिए गए हैं, जो कि कैसे हैं? असंपर्क बल है। और दो तरीके के हमने संपर्क बल पढ़े थे, अब वो भी आपको पता होना चाहिए। एक तो हमने पढ़ा था घर्षण और दूसरा पढ़ा था पेशीय बल। दो तरीके के हमने संपर्क बल पढ़े थे। आगे यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने कहा है गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। मतलब कोई भी वस्तु है इस धरती पे जो है, उस पे एक बल लगता ही लगता है। वो कौन सा बल होता है? गुरुत्व बल होता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है, या बगैर हमारी जानकारी कह लो, या बगैर हमारी इजाजत, ये हम पे जो है वो लगता ही है। मतलब अगर हम धरती पे हैं, विद्यमान हैं, चाहे वो धूल का कण ही क्यों ना हो, अगर हम इस धरती पे हैं, तो वहां पे एक बल हम पे हमेशा ही लगेगा, वो होता है हमारा गुरुत्व बल। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं, तो पानी कहाँ जाता है? धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी जो है वो नीचे की ओर बहता है। आपने देखा पहाड़ों से पानी गिरता है, कभी आपने देखा है ऊपर जाता है? ठीक है। तो कुछ आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे, हम साउंड पैदा करते हैं तो पानी जो है ऊपर उठता है। पर उठता तो है, ठीक है, उठता है, लेकिन उठ के कहाँ वापस आता है? नीचे ही आता है ना। अगर उठ भी रहा है तो नीचे ही आता है। या झरने वगैरह हमारे जो बहते हैं, वो कहाँ बहते हैं? नीचे की साइड में ही बहते हैं। मतलब जमीन पे ही, हमारी नदियों में ही, ठीक है, धरती पे ही बहते हैं। तो ये सब क्यों है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। यहाँ पे लिखा है गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर भी बल लगाती हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मतलब ये कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ऐसा नहीं है सिर्फ पृथ्वी पृथ्वी में ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। विश्व में सभी वस्तुएं जो होती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ये सभी वस्तुएं जो होती हैं, एक दूसरे पे भी एक बल लगाती हैं, ठीक है। और यह बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण, इनके मतलब जो एक दूसरे को आकर्षित करता है, वो भी हमारा यहाँ पे उसका नाम भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाया है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब सिर्फ धरती का ही बल नहीं है, एक दूसरे पर लगने वाला जो बल है, उसको भी यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया गया है। यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं दाब के बारे में। दाब आखिर क्या होता है? क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? ये कह रहे दाब, जो बल जो होता है, पुश और पुल होता है, धक्का देना और खींचना, ये तो होता है हमारा बल। अगर आपसे कहे कि बल क्या होता है, भाई किसी चीज को धक्का देना या किसी चीज को खींचना ही हमारा क्या होता है? बल होता है। सीधा सीधा आप आंसर दे सकते हो। अब बात आती है कि भाई दाब क्या होता है। आइए पता लगाएं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके सिर से ठोकने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप सफल हो पाते हैं? ठीक है। तो ये कह रहे हैं किसी कील को आपको ठोकना है किसी लकड़ी के तख्ते पे, ठीक है, और इसके शीर्ष मतलब ऊपर वाले हिस्से से आपको ठोकना है, तो आप सफल हो पाते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि ऊपर से ही हम ठोकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयास कीजिए, क्या आप इस बारी से ठोक पाते हैं? ठीक है। मतलब अब हमारी कील कैसी होती है? हमारी कील जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। हम सही नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा आराम से बनाते हैं, ठीक है। कील हमारी कुछ इस तरीके की होती है, इसमें इस तरीके से अगर रिंग पड़ी है तो रिंग भी पड़ी होंगी। तो हम क्या, जब इधर से हम इसके ऊपर बल लगाते हैं या कह लो दाब लगाते हैं, तो ये हमारे तख्ते में आसानी से घुस जाती है। लेकिन अगर इसी कील को हम इधर से ठोके, हैमर जो है, हथौड़ा जो है, हम इधर से मार रहे हैं, ठीक है, हम ठोक रहे हैं इस लकड़ी के टुकड़े तख्ते पे, क्या हमारी कील जो है इस तख्ते में घुस जाएगी? ये हमारा हिस्सा जो है, इस चौड़ा वाला हिस्सा घुस जाएगा? तो इसको नहीं घुस पाएगा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा कि इधर से आप दाब लगाओगे तो ये कील जो है ऑलरेडी टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है।
तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रेशर मारो, बहुत ही ज्यादा ईगो पे आ जाओ, ठीक है, कुछ भी करने लगो, कुछ ना तो जुगाड़ लेके आ जाओ तो बात अलग है, वरना ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है इधर से मारने वाला, वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है सब्जियों को किसी कुंठित चाकू या उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। मतलब आपके पास चाकू है, क्या है, चाकू है। एक जो चाकू है बहुत ही ज्यादा शार्प है, बहुत ही ज्यादा शार्प है, ठीक है। और दूसरा जो चाकू है आपके पास, वो बहुत ही मतलब बेकार है, कोई शार्पनेस नहीं है, बिल्कुल बेकार है। इससे आप सब्जी काटोगे, इससे सब्जी काटोगे तो क्या होगा भाई, इससे आप सब्जी काटोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, लेकिन प्रॉपर सावधानी भी रखनी पड़ेगी कि कहीं आप कट ना जाओ, ठीक है। इससे बहुत मजा आएगा, सब्जी भी आपकी बहुत अच्छे से कट जाएगी, आसानी से कट जाएगी, जल्दी कट जाएगी। पर इस वाले चाकू से जब आप काटने बैठोगे, आपकी सब्जी भी अच्छे से नहीं कटेगी, आपका दिमाग भी खराब होगा, आप परेशान भी होंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा। मतलब आप इस चाकू को क्या करोगे, फेंकने वाले हो, कहोगे भैया हम इससे नहीं काट पाएंगे, आप यही बोलोगे, ठीक है, समझ गए ना। अब हम ये कह रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने के लिए की भूमिका निभाता है। मतलब क्या है भाई ये छात्रा, इन्होंने क्या कहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? बिल्कुल भी नहीं भाई। कील के नुकीले सिरे पर अगर हम चोट करेंगे तो वो हमारे काम को आसान नहीं बनाएगा। अगर हम इस इधर साइड में बल लगाते हैं तो वो हमारे काम को आसान बनाएगा। इन्होंने कहा है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। मतलब कोई पृष्ठ है, ठीक है, उसके एकांक क्षेत्रफल, मान लो इसका एकांक क्षेत्रफल है, एक इकाई क्षेत्रफल है, इस पे जो हम बल लगा रहे हैं उसी को ही क्या कह रहे हैं, दाब कहते हैं, ठीक है। तो दाब का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है, दाब का जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। मतलब बल हम जितना लगा रहे हैं और कितनी एरिया पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, दाब होता है। यहाँ पर हम केवल उन बलों के पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत है जिस पर दाब ज्ञात करना है। अब ये कह रहे हैं, अब मेरी समझ में आया कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े की गोल लपेट क्यों रखते हैं। इस प्रकार वे अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, पुली को देख सकते हो, ये क्या है, एक पुली है। अब ये किसकी बात कर रही थी, ये बात कर रही थी, आपने देखा होगा पुली लोग जो होते हैं अपने सिर पर इस तरीके की टोपी टाइप में बना लेते हैं, उसके ऊपर ये रख लेते हैं। इससे क्या होता है, एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है, एरिया जो होता है बढ़ जाता है। उस पे जब हम कोई चीज रखते हैं तो तो हमारे पास एरिया ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमको बल जो है वो कम लगाना पड़ता है, ठीक है, बल हमको कम लगाना पड़ता है। मतलब ये जो है इसका बोझ जो है हमारे शरीर पे कम पड़ता है, ठीक है, हमें कम बल का एहसास होता है। इस वजह से क्या होता है, दाब जो होता है वो हमारा कम हो जाता है और ये बोझ वो आसानी से उठा लेता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल जो है वो हर में है। तो हमने व्यंजक का मतलब क्या है, यहाँ पे ये फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा जो दिया गया है, इसमें कह रहे हैं जो हमारा क्षेत्रफल जो है वो हर में दिया गया है, ठीक है। यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि यदि बल जो है बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम हो, मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लो कि कम है, ठीक है, तो उस पे हमें क्या करना पड़ेगा, दाब जो है उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है जितना ज्यादा है उस पे हमें दाब जो है वो कम लगाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है। मतलब जब हमारी कील जो होती है वो किस तरीके की होती है, इस तरीके की हमारी कील होती है,
ठीक है। अब ये कील जो है, इसका क्षेत्रफल जो है बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अब हम इसको ठोकते हैं तो बहुत ही हमें कम बल लगाना पड़ता है, वो आसानी से हमारी कील जो है अंदर घुस जाती है, वो कि हमारी कील को हम बहुत ही कम बल में उसको ठोक देते हैं। अब अगर हमारी कील जो है कुछ इस तरीके का है, इसमें ये नुकीला सिरा ज्यादा नहीं है, तो क्या हम इसको ठोकने, जितना बल हमने इसमें लगाया है, क्या उतने ही बल में यहाँ पे काम हो जाएगा? नहीं, आपको काफी ज्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कील ये हमारे अंदर घुसेगी। हो सकता है ये घुसे भी ना, ऐसा हो सकता है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न करता है। अब ये कह रहे क्या, अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैले में पट्टी चौड़ी क्यों लगाई जाती है? भाई, पट्टी चौड़ी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हमारे क्षेत्रफल, मतलब कोई चीज जो है क्षेत्रफल कम होगा तो कम हमें लगाना पड़ेगा, क्या कम बल लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम जैसे जो हमारे बैग वगैरह होते हैं, इसमें पट्टियां जो है वो चौड़ी क्यों लगाई जाती है? पट्टियां पतली लगा दो, पट्टियां पतली होंगी तो हम हमारा बल जो है वो कम लगाना पड़ेगा, चौड़ी पट्टी में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इस थ्योरी के हिसाब से तो यही निष्कर्ष निकलता है। अभी कह रहा है ऐसा क्यों नहीं किया जाता है कि अगर मतलब हमारा बैग जो है भारी है, अगर चौड़ी पट्टियां हम लगाएंगे तो बल जो है वो हमारा कम हो जाएगा। यहाँ पे उल्टी थ्योरी क्यों काम कर रही है? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है। क्या द्रवों और गैसों द्वारा भी दाब लगता है? तो बिल्कुल लगता है। क्या यह भी उनके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करता है? आइए ज्ञात करें। तो बिल्कुल काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, पहले तो इसका आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो होता है बढ़ा देने से तो हमारा बैग का भार जो है कम हो जाता है, इस वजह से बैग की पट्टियां जो है वो चौड़ी कर दी जाती हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है 8.9, जहाँ पे लिखा है द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब। तो अब देखते हैं भाई ये दाब क्या होता है, द्रवों और गैसों पर लगने वाला। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है हमेशा की तरह। इन्होंने कहा है पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का एक पाइप लेना है। तो क्या करना है? पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट कांच की नली हमें लेनी है, या हमें प्लास्टिक का एक पाइप लेना है जो कैसा हो? ट्रांसपेरेंट हो। पाइप या नली की लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका व्यास जो है 5 से 7.5 या कह लो 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। व्यास का मतलब क्या है? पाइप का जो गोला है, इसका ये जो केंद्र से जैसे कि कोई गोला होता है, इसकी परिधि के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होके जाती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो ये हमारा 7.5 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, कितने सेंटीमीटर में? एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लेना है हमें। ठीक है, गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब गुब्बारे में जो रबड़ लगी होती है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तान कर बांध दीजिए। ठीक है। तो पाइप का एक सिरा है, उसको हमें क्या करना है? रबड़ की शीट को तान कर हमें बांध देना है। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच से पकड़िए। ऊर्ध्वाधर का मतलब पाइप को खड़ा करके हमें बीच से पकड़ना है। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ाने के लिए कहना, मतलब पाइप में कुछ पानी डालने के लिए कहना है। क्या रबड़ की शीट बाहर की ओर फूल जाती है? अब बताना है कि पता है जब हम पानी डालते हैं तो रबड़ की शीट बाहर की ओर फूलती है कि नहीं? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट करना है। ठीक है। पाइप में कुछ पानी और उड़ेलना है। ठीक है। पाइप में हमें पानी और डालना है, रबड़ की शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को फिर से नोट करना है। इस प्रक्रिया को बार बार हमें करना है। क्या आप रबड़ की शीट के फुलाव और पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध जो है वो आप देख पाते हैं कि नहीं? देखो भाई, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कम पानी डाला तो ये कम फूला हुआ था। पहले तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, पहले तो रफ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने आपको थ्योरी समझाई थी ना, उसको हटा देते हैं। नहीं तो आपको होगी मैम ये क्या है या क्या पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आगे लिखा हुआ क्या है? यहाँ पे लिखा है किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला दाग पानी की स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। मतलब पानी की जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी,
ठीक है, उतना ही यहाँ पे दाब लगेगा। तो यही बोला गया है, पानी द्वारा लगाया गया दाब जो है, सॉरी, पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। किसकी? बर्तन की तली पर पानी का जो दाब लगता है उससे उसकी ऊंचाई निर्भर करती है। जितना हम पानी डालते रहते हैं उतना ही यहाँ पे दाब लगता रहता है, जिसकी वजह से ये बलून जो है वो फूलता रहता है। ठीक है, बस इतनी सी थ्योरी है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्रियाकलाप 8.9 है। ये कह रहे प्लास्टिक की एक बोतल लो, तो भाई ले लो, ले लें। तो हमने एक प्लास्टिक की ये बोतल ले ली है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से ले लिए। नेक्स्ट ये कह रहे हैं आप पानी या मृदु पेय, मृदु पेय का मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो होती है हमारी, जैसे कि पेप्सी, कोको, कोको कोला, ये सारी जो चीजें होती हैं, ड्यू वगैरह, ये ठीक है, ये लेना है, पानी लेना है, ये कोई मृदु पेय लेना है, उपयोग की जा चुकी की कोई बोतल। अच्छा, मतलब ये हमें सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेना है, सॉरी सॉरी सॉरी। भाई मैं सोच रही थी भाई हमें ये क्यों बोल रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक लो, मतलब कि कोको कोला पियो, पेप्सी पियो, ये सब। मुझे वही, मैं कंफ्यूज हो गई। ठीक है, तो ये आप पीने की बात नहीं कर रहे हैं, तो पियो नहीं, पीना नहीं है। एक्चुअली मैं भी नहीं पीती हूँ ना, मैं किसी को पीने की सलाह देती, इसीलिए मैं रुक गई। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि पानी की बोतल लेनी है या सॉफ्ट ड्रिंक वाली जो बोतल होती है जो हम उपयोग कर चुके हैं, जिसको पी के खाली कर चुके हैं, वो बोतल लेनी है। ठीक है, 8.15 में दर्शाए अनुसार बोतल के पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगानी है। कैसे? ठीक है, यहाँ पे कोई एक छेद कर लेना है, यहाँ पे कांच की पतली लंबी नली लगानी है। ठीक है, फिर ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म करना है और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा देना। अब आप कहोगे छेद कैसे करेंगे, तो वो क्या करना, क्या है, वहां पे थोड़ा सा गर्म करना है कि जल्दी से वो हमें वहां पे क्या कर देना है, जो वो नली है उसको वहां पे लगा देना है ताकि वो आसानी से घुस जाए। ठीक है, और गर्म होगा तो जल्दी से घुस भी जाएगी, फिर उसके बाद ठंडा होने पे वो फिट भी हो जाएगी। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी ना रिसे, मतलब आपको ध्यान रखना है कि भाई पानी जो है वो निकलना नहीं चाहिए। यदि पानी रिसता है तो वहां पे पिघले मुंह से अच्छी तरीके से उसको बंद कर देना, मतलब अगर वहां पे लीकेज हो रहा है तो उस लीकेज को कैसे भी आप बंद कर सकते हो। कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप 8.8 के अनुसार एक पतली रबड़ की शीट से या कह लो बलून से, ठीक है, बंद कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक पतली रबड़ की शीट शीट तो मिलेगी नहीं, आप बलून से ही इसको बंद कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा है अब बोतल को पानी से आधा भरना है। क्या आप देखते हैं इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट क्यों फूल जाती है? तो हमने क्या करना है, इसको भरा है तो यहाँ पे ये क्या करने लगता है, ये बलून जो है वो हमारा फूलने लगता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई क्यों फूल रहा है? ठीक है, अगर फूल भी रहा है तो ये क्यों फूल रहा है? तो भाई यहाँ पे इन्होंने बोला है बोतल में कुछ और पानी डालिए। जब हमने थोड़ा डाला था तो ये फूलने लगा था। क्या कर रहे थे? तो फूलने लगा था। फिर थोड़ा और पानी डाला, अब रबड़ की शीट में फुलाव में कुछ अंतर आ रहा है। भाई थोड़ा डाला तो थोड़ा फूला था, ज्यादा पानी डाला तो और ज्यादा ही फूल जाता है। ध्यान दीजिए कि रबड़ की शीट को बर्तन के नीचे नहीं बल्कि पार्श्व में दीवार में लगाया गया है। मतलब आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है। ठीक है, मतलब यहाँ कहीं पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ये बोलना है। ठीक है, जैसे कि पिछला जो एक्सपेरिमेंट था जो हमने देखा था, कहाँ गया, उसमें तो हमने नीचे लगाया था। ऐसे नहीं करना है, हमें यहाँ पे लगाना है, इधर दीवार पे लगाना है। इनके कहने का मतलब ये था। फिर ये बोल रहे हैं क्या इस स्थिति में रबड़ का सीट का खुलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है या इसकी और अधिक छानबीन करें? तो भाई ये बलून जो है वो फूलने लगता है, तो इससे ये इस पर मतलब स्पष्ट होता है कि हम अगर नीचे भी बलून लगाते हैं तब तो दाब पड़ता ही पड़ता है, लेकिन अगर हम साइड में भी लगाते हैं तो भी दाब पड़ेगा। अब इस चीज को ये कह रहे हैं कि हम और डिटेल में इसको पता करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्रियाकलाप 8.10 दिया है। इन्होंने कहा है प्लास्टिक की खाली बोतल लेनी है। ठीक है, एक बेलनाकार या कोई बेलनाकार बर्तन ले लो, आप खाली डिब्बा ले सकते हो।
खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बोतल के एक पेंदे के चारों दिशाओं में चार सुराख कीजिए, मतलब चार छेद करने हैं। ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे के समान ऊंचाई पर हो, पेंदे से समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरने हैं, फिर क्या हमें देखना है। अब इन्होंने सेम समझ लो बोतल ली है, और ये जो चार सुराख बनाए हैं, हमको तीन दिख रहे हैं लेकिन एक पीछे भी होगा, ये समान ऊंचाई पे है, ऐसा नहीं है एक ऊपर बना दिया एक नीचे बना दिया, इस तरीके से कर दिया। समान ऊंचाई पे ही हमें ये सारे के सारे सुराख करने हैं। फिर हमें इसमें कहा है कि पानी डालना है, फिर हम क्या देखते हैं भाई, क्या क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है, या क्या दर्शाता है। मतलब जब हमने सुराख बनाया और इसमें हमने क्या भरा था, पानी भरा था, तो ये जितनी दूरी पे ये गिर रहा है पानी, उससे उतनी दूरी पे सारे छेदों से पानी जो है वो गिर रहा है। तो ये कह रहे इससे क्या दर्शाते हैं, ये क्या दर्शा रहा है इससे। तो ये कह रहे क्या अब आप कह सकते हो कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं, तो बिल्कुल दाब डालते हैं भाई, दाब डाल रहे हैं इसीलिए तो पानी गिर रहा है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने, जैसे कि इसमें इन्होंने आंसर में ये दे दिया है द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, ऐसे ही यहाँ पे भी इन्होंने कहा है द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर भी मतलब समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। यहाँ पे तो हमने देखा था दाब डालने, अगर हम समान मतलब समान, जैसे कि समान दूरी पर हमने छेद करके रखे हैं, समान ऊंचाई पे छेद करके रखे हैं, तो समान इसी इसी चीज को समान गहराई बोला है। तो समान गहराई पे ही समान दाब डाल रहे हैं, मतलब जिस इतना इस पे दाब लग रहा है उतना इस पे, उतना इस पे, ना पिछले वाले पे लग रहा है। तो ये कह रहे हैं क्या गैसें भी दाब डालती है, तो बिल्कुल सही बात है, गैसें भी दाब डालती हैं। क्या बेबी जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है, तो आंसर हो जाएगा हाँ, जिस बर्तन में वो रखी जाती है उनपे उनकी दीवारों पे दाब डालती है। जैसे कि चलो हम ऑप्शन क्या बोलते हैं, अरे एग्जाम्पल आपको देंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, एक्चुअली मैं अंदर चली गई थी, कुछ काम का मुझे जुकाम हो गया है, तो मुझे छींक आ रही थी बहुत तेज, इसलिए मैं अंदर चली गई थी। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, तो फिर से मुझे छींक आ रही है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग कहते हो मैम मत पढ़ाओ, इतनी प्रॉब्लम है तो मत पढ़ाओ। एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है समटाइम्स। तो यहाँ पे लिखा है जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है। यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को खोल देंगे तो क्या होगा भाई। अगर गुब्बारे को हम फुलाएंगे, ये है हमारा बलून, इसको हमने फुलाया, अगर इसके मुंह को हम बंद नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, गांठ नहीं लगाएंगे, यार इस रस्सी से, रस्सी का मतलब है किसी धागे से इसको बांधेंगे नहीं, तो भाई इसकी हवा जो है वो निकल जाएगी। अगर बांध मतलब अगर इसको फुला के इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, मतलब इस पे कुछ बांधा नहीं है, तो ये ऐसे उड़ता 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 हुआ कहाँ जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा, या आप इसको पकड़ भी सकते हो। ठीक है, तो लेकिन बहुत ही ज्यादा फनी लगता है ये। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है, मतलब सुराख का मतलब छेद है, आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें ऑलरेडी क्या है, छेद है। क्या आप इसे फुला पाएंगे भाई, फुला तो लेंगे पर हमारी कुछ गैस जो है मुंह से जो हमने इसमें भरी हुई है, ठीक है, वो निकलती रहेगी, गुब्बारा जो है प्रॉपर फूल नहीं पाएगा, और वो एक टाइम के बाद वो फूलेगा ही नहीं। ठीक है, लग रहा है पानी बरसने लगा है। तो फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, पानी नहीं बरस रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ कि ठीक है कि ये बूंदी ऐसे गिर रही है कुछ, यदि नहीं तो क्यों भाई, अगर इसमें सुराख है आप इसको फुल क्या आप इसे फुला पाएंगे, तो आंसर हो जाएगा नहीं फुलाएंगे। तो ये कह रहे कि यदि नहीं फुला पाएंगे तो क्यों, क्योंकि उसकी वायु अंदर की जो हम भर रहे हैं, गैस भर रहे हैं, वो निकलती रहेगी प्रत्येक दिशा में। तो ये कह रहे थे, कह सकते हैं कि वायु जो है प्रत्येक दिशा में दाब डालती है, मतलब अब भाई प्रत्येक दिशा, मान लो यहाँ से छेद होता तो यहाँ से हमारी गैस, मतलब हमारी गैस नहीं बलून की गैस निकल रही होती, यहाँ से निकल रही होती, अगर यहाँ पे छेद होता, यहाँ पे छेद होता तो यहाँ से निकल रही होती, यहाँ पे छेद है तो यहाँ से निकल रही, मतलब वायु जो है प्रत्येक जगह पे दाब डालती है, इस वजह से ये जो क्या कहते हैं, गैस जो है वो निकल रही है। इसका सीधा सीधा यही मतलब है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है जल
संभरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइपों के लीक करते हुए जोड़ों या सुराख में मैंने अपनी पानी की फुहारों को बाहर आते देखा है। क्या यह पानी द्वारा पाइपों की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण नहीं है? तो भाई दाब के कारण ही है वो। जैसे कि पाइप वगैरह पड़े होते हैं, आप देखते हो कि वो कहीं पे छेद होता है तो पानी इसमें फुब्बारे की तरह निकल रहा होता है, जिसके मजे जो है वो हम बहुत ही ज्यादा उठाते हैं। कहीं यहाँ से निकल रहा होता है, यहाँ से निकल रहा होता है। ठीक है, बच्चे उसके पास उनको मिल जाते हैं इस तरीके के सुराख, पानी निकलता हुआ, तो उनको अच्छा लगता है वहां पे खेलना। ठीक है, तो ये क्यों होता है भाई? पानी के दबाव के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है, स्मरण कीजिए यदि साइकिल की ट्यूब में पंचर हो जाता है तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है भाई? बाहर निकलने लगती है। और क्या होगा? ये कह रहे ये प्रेक्षण दर्शाते हैं कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारा हो या साइकिल की ट्यूब हो, उसकी अंदर की दीवारों पे क्या करती है? दाब डालती है। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने अरे अंदर की दीवारों पे दाब डालती है, तो आंसर हो जाएगा हाँ, डालती है, इसीलिए तो हवा निकलती है। इन्होंने कहा है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पे क्या डालती है? दाब डालती है। ठीक है, तो ये हमारा मेन की पॉइंट निकल के आया है, गैसें हो या पानी हो, जिस भी बर्तन में भरे जाते हैं, रखे जाते हैं, ठीक है, उसकी दीवारों पे क्या डालते हैं? दाब डालते हैं। देखो मुझे जुकाम है, इसलिए मैं ना आज प्रत्यक्ष आपके सामने नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ अपनी वॉइस यहाँ पे दे रही हूँ, और पढ़ा तो मैं ही रही हूँ, तो उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह रही होगी। एक्चुअली मुझे बहुत जुकाम है, मेरी कंडीशन नहीं है, ठीक है, इस वजह से मैं ऐसे ही पढ़ा दे रही हूँ आपको। फिर नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो है वो है वायुमंडलीय दाब। ये क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर क्या है? वायु है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है वायुमंडल के द्वारा जो पड़ने वाला दाब होता है, इसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो हमारे चारों ओर क्या है? वायु है। वायु के इस आवरण को ही हम क्या कहते हैं? मतलब हम कहाँ है? धरती पे। ठीक है, धरती पे कई सारे लोग अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, तो हमारे चारों ओर, हमारे का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ है तो हमारे ही चारों ओर वायु है। ठीक है, सबके चारों ओर वायु, हमारी धरती के चारों ओर क्या है? वायु है। तो वायु के इस ये जो आवरण बना है, ठीक है, वायु का ये जो आवरण बना है, इसी को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई मीटर, कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। मतलब ये जो आवरण है, वायुमंडल जो है, कई ऐसा नहीं थोड़ा ही है हमारी हाइट के बराबर है, कई कई किलोमीटर ऊंचाई तक बना हुआ है। ठीक है, इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को ही क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और ये जो वायु इसमें जो वायु होती है, इसके द्वारा जो दाब लगाया जाता है, ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, ये यही है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, तो इन्होंने वही बात यहाँ पे दोहराई है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यदि हम इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तो इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। इस चीज को समझ पाए हो? नहीं समझ पाए तो इन्होंने कहा है, मान लो हम इकाई क्षेत्रफल लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, इकाई क्षेत्रफल मतलब एक इकाई है। ठीक है, इतनी देर से कंट्रोल कर रहे थे, छींकना है, अब आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करी है? एक लंबा सा हमने पाइप लिया है और इसमें क्या किया है? वायु भरना स्टार्ट किया है। तो वही एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है? वायु मतलब दाब होता है। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल। अब हम इसको जमीन, क्षेत्रफल कहाँ है? जमीन पे है, तो जमीन पे क्या लगता है भाई? गुरुत्व बल लगता है। तो यही गुरुत्व बल ही हमारा क्या होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, वैसे क्या लगता है? गुरुत्व बल लगता है। अब गुरुत्व बल कहाँ लगेगा? जमीन पे ही लगेगा, तो जमीन पे गुरुत्व बल लगेगा और हम लगा क्या रहा है? वायु।
मंडली मतलब वायु से लगने वाला दाब लगा रहे हैं, तो इसको हम वायुमंडलीय दाब कह रहे हैं। ठीक है, तो यह यही चीज यहाँ पे लिखा है, इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे लिखा है, लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना। ठीक है, इसके परिमाण के बारे में विचार करें। तो भाई विचार जो है हम करेंगे, पर अभी नहीं, जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तब करेंगे। ठीक है, तो सेम चीज को बार बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे ही हम आपको बता देंगे। अब हम चलते हैं क्रियाकलाप 8.11 पे। इन्होंने कहा है, एक एक अच्छी रबड़ का एक चूसक, जिसको हम शक्कर कहते हैं, लीजिए। यह रबड़ के एक छोटे से प्याले की भांति दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है। ठीक है, जैसे नहीं होता है मेरे पास कार के जो वो थे, वो क्या कहते हैं, साइड में विंडो पे लगाने वाले, उसमें कई सारे निकले हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अभी अभी यहाँ पे होते तो दिखा देते, कौन गाड़ी खोले, कौन वहां से निकाले, कौन दिखाए। ठीक है, अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी क्वेश्चन आंसर वाली आएगी, वहां पे हम इकट्ठा करके रखेंगे, तब आपको दिखाएंगे। जैसे नहीं हम लगाते हैं और चिपक जाता है, तो वही चीज है। जैसे नहीं हम खेलते हैं, दीवारों पे लगाता है इसको फैला के, या उसमें पानी लगा के चिपकाते हैं, फिर छूटता नहीं है, समझ लो वही है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, प्याले की तरह दिखाई देता है, इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए, क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है। तो भाई बिल्कुल चिपक जाता है। इसको खींच कर पृष्ठ को उठाने का प्रयास कीजिए, क्या आप सफल हो पाते हैं। तो यहाँ पे कोई पृष्ठ इन्होंने लेके रखी है, जिसपे इसको लगाया है। अगर ये इतनी भारी नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब उठा, ये जो है इसको उठा सकता है, तो बिल्कुल उठा सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, सफल होगा। फिर इन्होंने कहा है, जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच अधिकांश वायु जो होती है वो बाहर निकल जाती है। मतलब जब आप चूसक को दबाते हैं तो अब उसमें जो वायु होती है पहले से, मतलब वो ओपन होता है, तो जो अब उसको पूरी तरीके से चिपका देते हैं, तो उसके अंदर की वायु जो है वो निकल जाती है। तो क्या होता है, चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगने लगता है, इससे क्या, यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। और चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना ज्यादा होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब जो है उसको पार ना कर पाए। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के की परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींच कर अलग करना संभव नहीं होगा। मतलब अगर उसमें ये जो चूसक इस तरीके से बना है, इसके अंदर की इस तरीके से ये जो बना हुआ था, इसके अंदर की वायु अगर आपने पूरी तरीके से निकाल दी, तो आप इसको मतलब इसको अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाएगा। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत वायु जो है फंसी रह जाएगी, तो आप इसको छुटा सकते हो थोड़ा प्रयास करके। अगर इसके अंदर की वायु पूरी तरीके से निकल गई है, तो आप जो है उसको छुटा नहीं पाओगे। तो यहाँ पे लिखा है, क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है। तो भाई वायुमंडलीय दाब जो होता है बहुत ज्यादा अधिक होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं, मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर हो, तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगा रही होगी। ठीक है, तो इसने सिर का क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, बल कितना लगा रही होगी, और दाब इन्होंने तो बताया ही नहीं है, खाली क्षेत्रफल ही बताया है। अगर ये बल की बात कर रहे हैं, कितना बल लगाएगी, तो हमें दाब पता होना चाहिए, क्योंकि दाब जो होता है वो होता है हमारा बल बटे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के बारे में तो इन्होंने दे दिया है, कम से कम दाब बताओगे तभी तो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, बल बल पता होना चाहिए तो हम दाब बता पाएंगे, दाब पता होना चाहिए तो बल बता पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने आगे कुछ बताया है, चलिए देखते हैं। एक 15 इंटू 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर, ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल 2250 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, मतलब इतना केजी द्रव्यमान जो है कितने न्यूटन के बराबर होगा, 2250 न्यूटन के बराबर होगा। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर चिपक पिचक क्यों नहीं जाते।
ठीक है। इसका क्या कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब ही वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। तो यहाँ पे इस चीज को हम आपको फिर से समझा देते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं समझ पाए होंगे इस चीज को। तो फिर से समझा देती हूँ, आप परेशान मत होइए, मुझे पता है आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है, पहले तो इन्होंने अपने सर का क्षेत्रफल दे दिया है। अब कह रहा है कि वायु जो है कितना बल लगा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एक 15 × 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल है ये, वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर, ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल जो है, ठीक है, लगने वाला बल जो है लगभग 250 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। मतलब हमारा सिर का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 15 × 15, वो भी सेंटीमीटर। हमारे सर का क्षेत्रफल इतना है और इस पे हमारा वायुमंडल जो है कई किलोमीटर तक है ना। ठीक है, तो समझ लो हमारे सिर के ऊपर इस तरीके से एक पिलर काम कर रहा है। तो और ये पिलर क्या है, पिलर, पिलर ऐसा नहीं है हमारे सर के ऊपर इस तरीके से पिलर रखा हुआ है। हमने इमेजिन कर लिया है कि हमारे ऊपर क्या लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है। भाई जितना हमारा क्षेत्रफल होगा उतना ही तो वायुमंडलीय दाब लगेगा। तो जो हमारे सिर का क्षेत्रफल है तो उसी के हिसाब से तो दाब लगेगा उसी। ठीक है, तो इसी जो जितना क्षेत्रफल है उसी के बराबर ही हमने क्या कर ली, एक पिलर को इमेजिन कर लिया है। ठीक है, और लगने वाला बल जो है लगभग कितना इन्होंने बताया है, 225 किग्रा द्रव्यमान का पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल, इस पे जो गुरुत्व बल लग रहा है 2250 न्यूटन के बराबर लग रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 2250 न्यूटन जो है, ऐसे नंबर काउंटिंग में तो हमें बहुत ही ज्यादा लग रहा है, तो ये इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्या, इस गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर पिचक क्यों नहीं जाते, मतलब हमारे सर के ऊपर इतना ज्यादा भार है, इतना ज्यादा न्यूटन बल लग रहा है, तो हम पिचक क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है। मतलब हमारे शरीर के, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऊपर से ही हमारा 2250 मतलब न्यूटन बल कार्य कर रहा है हमारे ऊपर। तो हमारे हमारे शरीर के अंदर का दाब भी, मतलब हमारे शरीर का अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर का दाब भी कितना लग रहा है, ये इतना ही लग रहा है, 2250 न्यूटन ही लग रहा है। तो इस दाब से ये दाब जो है वो कैंसिल हो जाता है, मतलब एक दूसरे को कह लो संतुलित कर देता है। इस वजह से हमको कुछ नहीं होता, हम पिचकते पिचकते नहीं है। उम्मीद है आपको अब ये चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, तो इन्होंने कहा है कि आप जानते हैं, ठीक है, तो किस क्या बात ये जानने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आटो वॉन गैरिक, ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। मतलब बर्तनों के अंदर जो वायु थी उसको बाहर निकालने का एक यंत्र बनाया। ठीक है, वो यंत्र क्या था, एक पंप था। ठीक है, इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से, ठीक है, इस पंप को इन्होंने क्या किया था, एक नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के दो खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास जो था कितना था, 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी। मतलब इस तरीके से दो अर्धगोले लिए, ठीक है, फिर क्या किया, इन दोनों को जोड़कर इनके बीच की जो वायु थी उसको निकाल दी। तब प्रत्येक अर्धगोले में 8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए। ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरीके से जोड़ते हुए घोड़ों घोड़ों को इन दोनों को अलग करने के लिए लगाया गया। ठीक है, वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्ध घोड़ों को अलग नहीं कर पाए। क्यों नहीं अलग कर पाया, क्योंकि इनके अंदर वायु नहीं थी, इनके अंदर की वायु जो है वो निकाल दी गई थी। तो वायु जब इनके अंदर की निकाल दी तो इस वजह से ये इनको अलग ही नहीं कर पाए। जैसे कि हमने वो चूसक यंत्र देखा था, अगर इसके अंदर वायु जो है पूरी तरीके से खत्म, मतलब बची ही ना, तो इसको छुटाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, असंभव के बराबर। ऐसे ही सेम चीज जो है वो यहाँ पे भी वर्क कर रही है। ठीक है, तो बस इतना ही था हमारा चैप्टर, और चैप्टर जो है वो हमारा खत्म हो चुका है।
उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। हम पढ़ाते पढ़ाते आपको बताना भूल गए, हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर में जाना और वहां पे जॉर्जियस स्टडी सर्च करना तो हमारा ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। आपकी वहां पे सारी की सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन, प्रिंटेड नोट्स और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, जो क्वेश्चन आंसर कल कराएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मेरे खुद के तैयार किए हुए क्वेश्चन आंसर है, वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगे। लेकिन कब? जब आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद 5 स्टार की रेटिंग दोगे। जब आप 5 स्टार की रेटिंग दोगे ना, उसके बाद सारा ऐप जो है, पूरा का पूरा ऐप बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर पाओगे। तो फ्री में एक्सेस करना है तो 5 स्टार की रेटिंग दे देना, ऐप को बिल्कुल फ्री में यूज करो। ठीक है? और हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो लेकिन अभी जाना नहीं है, अभी मैं जाने ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये भी पढ़ाती हूँ रिवाइज कराने के लिए। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा? ठीक है, वायुमंडलीय दाब सीखा, संपर्क बल, स्थिर वैद्युत बल, बल, घर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्व, चुंबकीय बल, पेशी बल, असंपर्क बल, दाब, अभिकर्षण और अपकर्षण, ये सारी चीजें जो है वो हमने सीखे थी। चलो देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है बल, धक्का देना मतलब अपकर्षित करना, खींचना एक इसको कहते हैं अपकर्षित करना हो सकता है, मतलब पुश और पुल। ठीक है, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। तो यही पुश और पुल ही हमारा क्या होता है? बल होता है। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण बनता है, मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर जो बल लगाती है तो वही अन्योन क्रिया होती है। तो एक दूसरे दो वस्तुओं के बीच लगने वाले अन्योन क्रिया के कारण होता है। बल का परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। ठीक है, और किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन, गति की दिशा में परिवर्तन, ये दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है कि इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हो, मतलब उसकी चाल में परिवर्तन हो रहा है या इसकी गति में परिवर्तन हो रहा है या दोनों में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब है कि गति की अवस्था में वो वहां पे परिवर्तन हो रहा है, वहां पे क्या काम कर रहा है? बल काम कर रहा है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। मतलब किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं, या तो उसकी गति की अवस्था चेंज होगी या तो उसकी आकृति में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आए बगैर भी लग सकता है। मतलब किसी वस्तु पर बल जो है, ऐसा नहीं है जब उसको टच करोगे तो ही लगेगा, बिना टच किए भी उस पर बल जो है वो काम कर सकता है। जो टच करने पे बल लगता है उसको संपर्क बल बोलते हैं, जो बिना टच किए हुए लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। द्रव गैसें बर्तनों की दीवारों पे क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमने पढ़ी है, लेकिन पढ़ा तो हमने इससे भी ज्यादा है, लेकिन इस बार जो है काफी कम देके रखा है इन्होंने, आपने सीखा में। तो फिलहाल हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर जैसे कि कितने दिए हैं, 10 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।